65 सीटें जीतकर जो है वो सरकार बनाएगी, किस तरीके से? देखिए, उनकी एक मजबूरी है, जब वो शिमला में होते मीडिया के ज़रिए वो पिछले 1.5 साल से एक ही बयान बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि उनके संपर्क में लोग हैं या ये सरकार काम नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ कुछ तो उनकी भी स्टेटमेंट की लाइन्स बदलनी चाहिए। उन्होंने बात की कि 65 सीटें जीतेगी। मेरा उनको एक भाई के नाते भी ये एक आपके ज़रिए संदेश है कि ये 68 से ऊपर भी जा सकती है अगर वो मेहनत करेंगे अच्छे से। लेकिन उनको ये देखने की ज़रूरत है कि प्रदेश जिन हालात में हम काम कर रहे हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं प्रदेश हित में, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमने अच्छे कदम उठाए हैं। और आप समझें कि इलेक्ट्रिक वाहन्स को लेके जो आज ट्रांसपोर्ट कम से कम 300 से 400 इलेक्ट्रिक बसेस ले रहा है। आप सोलर ऊर्जा में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रीन हिमाचल को बनाने की बात हो रही है। ये बड़े फैसले हैं जो आने वाले समय के लिए प्रदेश की रूपरेखा को बदलेंगे और स्वरूप बदलेगा प्रदेश का। जब प्रदेश अपने पाँव पे खड़ा होगा, जहाँ पिछली सरकार में आप समझे कि रेवेन्यू डेफ़िसिट जो ग्रांट थी, वो तकरीबन एवरेज जयराम जी के टाइम में 8200 करोड़ रुपया मिलता रहा। अब हमारे समय में वो केवल 3000 करोड़ रुपया। तो फाइनेंशियल क्रंच तो है लगा है, क्योंकि आप समझें कि भारत सरकार से मिलने वाली सारी ग्रांट्स बंद हैं और जो एक स्पेशल पैकेज की बात कुछ नहीं है। मैं इन जो राज्यसभा में एमपी हैं, चाहे ये हर्ष महाजन जी हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, इनको हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी क्या है? क्या आप लोगों ने भारत सरकार से या नरेंद्र मोदी जी से कभी बात की है कि हमारा जो है एक पहाड़ी राज्य है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हमको कोई स्पेशल ग्रांट की कोई बात की, किसी प्रोजेक्ट को लाने में कोई बात की? बजाय इसके कि आप एक बात करते हो कि सरकार स्थिर नहीं है। आप अपना दायित्व बताएँ प्रदेश की जनता के प्रति कि आपकी भारत सरकार है, आपने कौन-सा दायित्व निभाया? कौन-सा काम किया प्रदेश हित में? कौन से प्रोजेक्ट लाने में मदद की और कौन-सी आपने आर्थिक सहायता के लिए प्रदेश सरकार का साथ दिया? ये सवाल प्रदेश के लोगों के इनसे होने चाहिए। केवल मात्र आके सरकार को कमज़ोर करने का काम और लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। सर, नेता प्रतिपक्ष का कल बयान आया है कि ट्रेजरी 2 माह से बंद है, लोगों को जो है पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है और सारी सेवाएँ जो है वो चरमरा गई हैं। इस तरीके 2 माह से जो है ट्रेजरी बंद है, क्या है? कि विपक्ष के नेताजी जो हैं उनकी एक मजबूरी रहती है कि टाइम टू टाइम सरकार के खिलाफ कोई बयानबाजी करना उनका, मुझे लगता है, एक मजबूरी है। जहाँ तक सवाल है जो वित्तीय हालत है, क्या जयराम जी ये बता सकते हैं कि जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने कौन से कदम लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए? और जब वो गए तो खजाना खाली करके गए और ऐसे हालात बना के गए कि आप समझे कि जयराम जी के टाइम में जो आज ये हालात बने हैं, बैंकों को तक का जो कर्जा है लोगों को किस तरह से बांटा गया, बैंकों की जो हमारे आप समझे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी जो एनपीए थी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की, पिछली सरकार के समय में वो तेजी से बढ़ी और किस तरह से इन्होंने उसके कर्जों को बांटने का जो काम किया और वापसी नहीं हुई। बैंकों के हालात भी जो राज्यों के बैंक हैं कैसे रहे। तो ये इस तरह के आरोप बिल्कुल सुर्खियों में बढ़ने के लिए है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये ठीक है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं हर तरह से। और पहले भी ये बड़ा शोर करते रहे इस बारे में, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है और आप ये समझें कि आने वाले समय के लिए ये बहुत आवश्यक भी था कि हम प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए और कुछ ऐसे फैसले करने की आवश्यकता है जिससे जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आगे के लिए बना रहे और प्रदेश आर्थिक स्थिति से पटरी पे आगे बढ़े। इस तरह के जो फैसले की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने की, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मेरा एक ही सलाह है विपक्ष के नेता को भी कि आप सब्र रखें और आने वाला समय में आप भी यहीं होंगे, आप देखते रहिए कि इसके कैसे अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि जो दवा है इसको लेकर तो सरकार का ये सारी बातें केवल मात्र जो है बयान दर्ज करने के लिए है मीडिया के ज़रिए। वास्तविक स्थिति ये है कि मैंने खुद भी
जो हमारे सिविल सप्लाई के एमडी हैं उनसे बात की पिछले हफ्ते, और पूरी तरह से जो दालों का था, दोनों दालें हमने भारत सरकार से ली है, और इवन हमको उसमें जो रेट है उसमें भी काफ़ी कम कीमत, कम से कम पर किलो जो है बचत हुई है। उसी प्रकार जो है ये आप समझते हैं जो सिविल सप्लाईज में जो भी ये टेंडर्स होते हैं, इसकी जो सप्लाई हर 3 महीने बाद नया किया जाता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस ऑफ रेट होती है, कभी रेट बढ़ सकते हैं, कभी घट सकते हैं, तो उसका जो है हर 3 महीने के लिए किसी भी पार्टी से टेंडर किए जाते हैं, और मार्केट के हिसाब से ही लोगों को उसका फ़ायदा है। लेकिन इसमें सरकार, आप समझें कि 120-30 रुपए किलो मिलने वाला जो तेल है वो सब्सिडाइज्ड है, 2 दालें हैं वो भी सब्सिडाइज्ड है, और उसके अलावा नमक है, ये सारा चीज़ें लोगों को मिल रही। जहाँ पर थोड़ी बहुत देरियाँ तेल को लेके है, वो भी बहुत जल्दी जो है मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भ्रमित करना कि भई ये सारी व्यवस्था बिगड़ गई है, कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये सरेआम जो है विपक्ष के नेता की एक राजनीतिक मजबूरी होती है कि सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देना। सर